Hello dear students, in this video for the class plus 1 we will read about the chapter named as the motion। आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर के लिए ये आपकी पहली वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है मोशन, जो चैप्टर नेम है, इसी के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन में चेंजमेंट करता है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलें आपके पास ये एक रास्ता है, इसका आप नाम रख दें ए बी। लेट एट द इनिशियली पॉइंट, देखिए जहाँ से आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं वो आपका इनिशियल पॉइंट होता है। तो हमने जो हमारी मोशन स्टार्ट की है वो आप पॉइंट ले सकते हैं इनिशियल पॉइंट ए के नाम से। मान के चले आप पॉइंट ए पर थे और उस टाइम आपकी घड़ी आपको बता रही थी कि दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है। मान के चले कुछ टाइम के बाद में, मान के चले 12:15 के ऊपर आप वहां पर नहीं हैं। कहाँ पर? पॉइंट ए पर नहीं है, आप पॉइंट बी पर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टाइम है वो टाइम भी आपका चेंज हुआ है, और चेंज होने के बाद में जो आपकी पोजीशन है, जो पहले पॉइंट ए हुआ करती थी, अब आपकी पोजीशन पॉइंट ए नहीं है, अब आपकी पोजीशन पॉइंट बी है। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो हमें यही बताना चाहती है, इफ देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। और जो इसका अपोजिट होगा, जैसे हम मान के चलें, इसका अपोजिट क्या मान के चलेंगे? रेस्ट। रेस्ट में क्या होगा? डोंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के हिसाब से आपकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं है तो आप किस में कहलाएंगे? आपकी जो स्टेट होगी वो कैसी होगी? रेस्ट होगी, ठीक है। मैकेनिक्स एक नाम है हमारे पास। दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं। मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को आप सब डिवाइडेड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। पहला जो आपका रहेगा दैट इज नेम एज द स्टैटिक्स, सेकंड नंबर नेम एज द काइनेमेटिक्स, एंड थर्ड वन इज known as the dynamics. Statics is that branch of mechanics in which we study about the rest of any body. Kinematics क्या होगा? Kinematics और Dynamics दोनों के अंदर ही हम मोशन की ही डील करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में ही बताते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में मोशन किस फैक्टर की वजह से है उस फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता। नो फैक्टर इज इंक्लूडेड दैट इज रीजन फॉर मोशन। आपकी मोशन के लिए कौन सा फैक्टर काम करने लग रहा है? फोर्स आपकी काम करने लग रही है या कोई और फैक्टर आपका काम करने लग रहा है, तो उस फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता। ऐसी जो मैकेनिक्स की ब्रांच होगी उसको काइनेमेटिक्स बोलेंगे। और डायनेमिक्स के अंदर जो आपके रीजन्स हैं, जो आपके फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के पास मोशन है, फैक्टर्स आर इंक्लूडेड। आपको सारे के सारे जो फैक्टर होंगे वो आपको बताने पड़ेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन किसकी वजह से आई है। मतलब कोज ऑफ मोशन के जो फैक्टर्स होंगे वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर तो हमें क्या है, इस चैप्टर के अंदर डायनेमिक्स के बारे में ही बात करनी है
कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आ सकता है, उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, कितने टाइम के बाद वो रुक सकता है, उसकी जो अपोजिंग फोर्सेज होंगी मोशन के लिए, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स के अंदर आप एयर फ्रिक्शन में बोल सकते हैं, जो आपका एक्चुअल कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन है वो भी आप बोल सकते हैं, या ऐसे फैक्टर, ऐसा कोई फ्रिक्शन जिसमें कोई दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में आपस में कोई एक्चुअल में कॉन्टैक्ट ना हो लेकिन फिर भी मोशन का अपोज किया गया हो, उन सभी फैक्टर्स के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम डायनेमिक्स वाली ब्रांच को बारे में ध्यान देंगे और इसी को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, देखिए दो ही तरह की सिचुएशन हम मान के चल सकते हैं, एक आपकी सिचुएशन है रेस्ट और दूसरी है मोशन। सिंपल सी बात है, एक कंडीशन वो है जिस कंडीशन के अंदर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मोमेंट नहीं है, और एक कंडीशन वो है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट के पास मोमेंट है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को टाइम के हिसाब से चेंज करने लग रहा है। लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं रेस्ट एंड मोशन, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसको सिंपली आप ये मान के चलें, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं एक चीज जिसका नाम होता है जड़ चेतन। जड़ का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं रेस्ट है, और चेतन का मतलब क्या होता है, मोशन। मतलब जहां जड़ है वहां पर चेतन मिलना जरूरी है, और जहां पर चेतन होगा वहां पर जड़ का होना भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, ऐसा कोई पॉइंट कभी ना कभी कितने साल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद चाहे हमें पॉइंट मिले, लेकिन ऐसा पॉइंट हमें जरूर मिल जाएगा कि जिस टाइम पर ये दोनों चीजें एक दूसरे को आपस में पूरा करने लग रही हैं। अगर हम वैसे जनरली हम देखें कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड किस तरह से है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलें कि आप एक बस में बैठे हैं, आपकी ये पोजीशन है, ठीक है, मतलब आप अपने खुद के रिस्पेक्ट में बैठे हुए हैं, मतलब आप रेस्ट में हैं। लेकिन मान के चले यहाँ रोड पर साइड में कोई एक आदमी और खड़ा है जिसके साइड से बस जाने लग रही है, तो क्या जो आदमी बिसाइड द रोड खड़ा हुआ था, जिसको आप बी का नाम रख सकते हैं, क्या उसके हिसाब से आप रेस्ट में हैं? नहीं, उसके हिसाब से आप मोशन में हैं, क्योंकि आप उसके सामने किसी टाइम पर आए थे, लेकिन उसके जस्ट बाद आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। मतलब आप खुद अपने रिस्पेक्ट की अगर बात करते हैं, क्योंकि आप बस में बैठे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हम अपने खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन के अंदर, या किसी और ऑब्जेक्ट के अगर कंपेयर किया जाए कंपैरिजन में, तो आप रेस्ट में होंगे। नहीं, हो सकता है आप मोशन के अंदर हो। जैसे कि एक चीज और मान के चलते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है, लेट दिस पॉइंट डिनोट्स अबाउट द सन, एंड एज यू नो दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्लियर। लेकिन क्या आपको आपके साइड में अगर कोई चीज पड़ी हुई है, क्या वो आपको मोशन में नजर आती है? बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो चीज मोशन में नहीं है, मोशन में तो है वो। जिस तरह से अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करने लग रही है, तो रिवॉल्व तो हम भी करने लग रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में अगर कोई चीज है, जो चीज हमारे साथ में रखी हुई है, वो हमारे हिसाब से रेस्ट में है। लेकिन अगर उसको इस कंसेप्ट से देखा जाए कि अर्थ है वो तो सन के अराउंड में रिवॉल्व करने लग रही है, तो वही ऑब्जेक्ट आपका मोशन में भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही जगह और एक ही समय के ऊपर दो कंडीशंस आपके सामने सेटिस्फाई हो सकती हैं। दोनों के बारे में आप बता सकते हैं, जिसको मैंने यहां पर रेस्ट एंड मोशन का नाम दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में बातें करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। जो इसका फर्स्ट टाइप है, आप उसका नाम रखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, या आप इसको बोल सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर इसके बारे में बिल्कुल सिंपली बात करें, मोशन ऑफ एनी बॉडी along a straight line और straight path। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो आपने एक स्ट्रेट लाइन से या एक स्ट्रेट पाथ से डिनोट कर रखी है, उस मोशन का नाम क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। जो सेकंड नंबर हम बात करते हैं, तो सेकंड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे किसके बारे में? सर्कुलर मोशन के बारे में।
मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अराउंड ए सर्कल, जैसे कि एक एथलेटिक का जो ट्रैक होता है वो आपका पाथ जो है वो एक तरह से सर्कुलर मोशन है। ठीक है। थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब मोशन ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स एक्सिस। देखिए जो सर्कुलर मोशन है और रोटेटरी मोशन है, इन दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ और इलिप्टिकल पाथ एंड द मोशन इज नोन एज द सर्कुलर मोशन और इलिप्टिकल मोशन। क्लियर? लेकिन अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करने लग रही है, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं। जैसे मान के चलें, इस पेन को मैं मान के चलता हूं यहां पे, ठीक है। अगर इस पेन को मैं ऐसे यहां पर इसको यहां पर ऐसे अगर मैं इसको रोटेट करना लग जाऊं तो आप ये देखिए कि क्या इस पेन का जो एक्सिस जहां पर इस पेन की निब रखी हुई थी, क्या उस निब में कोई चेंजमेंट आया है? क्या उसकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट आया है? कोई चेंजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मोशन में तो है। तो इस तरह की जो मोशन होगी, इस मोशन का क्या नाम होगा? रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ ए फैन इज ऑल्सो नोन एज द रोटेटरी मोशन। ओके, आपके पास एंड और एग्जांपल आप ले सकते हैं, द मोशन इन द एक्सल ऑफ ए मोटर इज ऑल्सो नोन एज द रोटेटरी मोशन। मोटर की जो एक्सल होती है वो भी रोटेटरी मोशन में है। अर्थ अपने एक्सिस पे जो जिस प्रोसेस से हम कह सकते हैं कि हमारे दिन और रात बनते हैं वो मोशन भी रोटेटरी मोशन है, और हमारा जो पंखा है जो चलता कमरे में वो भी एक तरह से मान के चलें कि वो रोटेटरी मोशन है। क्लियर? आगे हम इसमें चलते हैं नंबर 4 पे। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो को आप सिंपली क्या बोलेंगे? आगे पीछे। जैसे कि मोशन ऑफ ए पेंडुलम, जो पेंडुलम की मोशन होती है, सिंपल पेंडुलम लगा लें या कोई और पेंडुलम लगा सकते हैं आप। जो पेंडुलम की मोशन होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं दोलन गति। पढ़ा होगा शायद, अगर आपने 9th में अच्छे तरह से ध्यान दिया होगा तो 9th के अंदर भी आता है ये। मतलब जितने मोशन टाइप में करवाने लग रहा हूँ ये सारे के सारे 9th के टॉपिक एक तरह से आप कह सकते हैं। एक तरह से आपका +1 क्लास में तो इनका रिवीजन चलने लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि ऑसिलेटरी मोशन होती कैसे है। मान के चलें ये आपकी कोई, आप सिंपल पेंडुलम मान के चल सकते हैं। मान के चलें ये आपकी वायर है जो 1 मीटर है, और नीचे ये जो मैंने बॉब यहां पर लगा रखी है इसका मास 1 किलोग्राम है। ओके, इस बॉब को हम एक पॉइंट पे, इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये बॉब क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन से होता हुआ आगे की साइड में जाएगा, मतलब दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा और वहां से फिर वापस आ जाएगा। एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हमें टाइम पीरियड भी मिल जाता है, और टाइम पीरियड मिलने का मतलब, टाइम पीरियड मिलने के साथ साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार, मतलब कि हर हाफ साइकिल के बाद में अपने एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में अपने मीन पोजीशन जो उसकी है उस मीन पोजीशन से होते हुए जाता है। ओके, 5th इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? इन विच object repeats its motion after a fixed interval of time। मतलब पीरियोडिक मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को पीरियोडिक मोशन कब कहा जाएगा? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को एक फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट करता है। जैसे इसके नाम से पता चलने लगा, जैसे हमारे स्कूल के अंदर पीरियड्स लगते हैं तो हर 40 सेकंड के बाद में एक नया पीरियड शुरू होता है। मतलब जहां से आपका हर 40 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, जितने मतलब टाइम का आपका पीरियड होता है उसके बाद में एक अलग टीचर आता है और वो एक अलग से नई सी शुरुआत करके चलता है। वैसा ही काम इसके अंदर है।
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को फिक्स इंटरवल के बाद में रिपीट करता है तो उसकी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। एक चीज यहां पर इन दोनों के बीच में, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आप कह सकते हैं, ऑल oscillatory motions are periodic in nature but all periodic motion are not oscillatory in nature। आपकी जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होंगी वो नेचर से पीरियोडिक होती हैं, कंफर्म है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, अपनी मोशन को रिपीट करता है। लेकिन पीरियोडिक मोशन है वो कभी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती। जैसे मान के चलें द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन टेक्स 365 डेज और 366 डेज। मतलब एक तरह से आपकी जो पीरियोडिक मोशन है उसके लिए आपको टाइम पीरियड तो मिल गया, एक फिक्स टाइम पीरियड मिलने वाला है या मिलने लग रहा है, लेकिन क्या आपकी अर्थ कभी भी सन के अराउंड में रिवॉल्व करते टाइम में आगे पीछे होती है? नहीं होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होती हैं, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकती हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आपको एक फिक्स टाइम मिल जाता है। तो फिक्स टाइम मिलने लग रहा है और फिक्स टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट करने लग रहा है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी नहीं कहा जाएगा। ओके, चलिए इसमें अब आगे पढ़ते हैं। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। देखिए, जब पेज पे प्लेन ऑफ पेज के ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्रेस करना चाहें तो हमें एक ग्राफ चाहिए होता है, और आपको पता है कि ग्राफ के कोऑर्डिनेट हैं वो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y एंड z। तो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को 1 डायमेंशन कब कहा जाएगा? द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन व्हेन आउट ऑफ 3 1 कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द मोशन। अगर मान के चलें आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में जाने लग रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए उसके लिए क्या हमें वाई और जेड की जरूरत है? नहीं है। आप उस ऑब्जेक्ट की मोशन को एक कोऑर्डिनेट मतलब केवल एक्स कोऑर्डिनेट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मोशन किसी ऑब्जेक्ट की होगी उस मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। अगर हम बात करें 2 डायमेंशन के बारे में, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में अगर हम बात करके चलते हैं, तो जैसे मैंने ग्राफ बनाया, इसके अंदर मैंने 2 डायमेंशन ले लिए, एक तो एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। आपका ऑब्जेक्ट है, मान के चले वो फिलहाल टाइम पर यहां पर है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करने के लिए, इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या हमें 2 कोऑर्डिनेट नहीं चाहिएंगे? एक कोऑर्डिनेट तो यहां पर ये जो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट है वो चाहिए होगा, और दूसरा वाला ये जो इसका वाई का कोऑर्डिनेट है ये चाहिए होगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, इसकी मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए ना। और अगर हमें इसकी मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, इसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशनल मोशन में है। और जो अगर हम 3 डायमेंशनल मोशन की बात करें, 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल का मतलब ये होगा, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द मोशन और पोजीशन ऑफ एनी बॉडी एंड इफ यू नीडेड 3 out of 3 coordinates x, y or z to explain its position or its motion, then the motion of the body is known as the 3-dimensional motion। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्रेस करना चाहें, और एक्सप्रेस करने के लिए अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी चाहिए, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कहा जाएगा? 3-dimensional मोशन कहा जाएगा। जैसे ए फ्लाइंग काइट, ए फ्लाइंग इंसेक्ट, इनकी जो मोशन है इसको दिखाने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स का भी चाहिए, वाई का भी चाहिए और जेड का भी चाहिए। समझ में आई बात? तो
ये था आपका, जैसे हम मान के चलें आपके कमरे के बीच में, जैसे ये हमारा कमरा है, इस कमरे के बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब जो जमीन से ऊंचाई के ऊपर है, जमीन के ऊपर रखा हुआ नहीं है, जमीन से ऊंचाई के ऊपर है, मान के चलिए आपके कमरे के बीच में लटका हुआ है, तो उसकी पोजीशन को शो करने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। समझ में आई बात? हमारे जो कमरे का कोना होता है, आप ध्यान से देखें, वो तो उसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट हैं। जो लंबाई है आप उसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, जो चौड़ाई है आप उसको वाई एक्सिस मान सकते हैं, और जो आपकी दीवार की ऊंचाई है उसको हमें जेड एक्सिस मान सकते हैं। और ये जो पॉइंट मैंने यहाँ इसके बिल्कुल बीच में ले रखा है, जो जमीन के ऊपर ना होके बिल्कुल कमरे के बीच में लटका हुआ है, इस पॉइंट को शो करने के लिए मुझे तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, एक्स भी चाहिए होगा, वाई भी चाहिए होगा और जेड भी चाहिए होगा। इसलिए मैं इसकी मोशन को क्या बोलूंगा, 3 डायमेंशनल मोशन के इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी में कुछ टॉपिक और है, हालांकि ये टॉपिक पहले आ चुके होंगे आपके सिलेबस के अंदर, सिर्फ ये मोशन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में शायद जिक्र ना हुआ हो 9th क्लास में, बाकी का हो जाता है, लेकिन फिर भी एक तरह का रिवीजन है तो आप ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 2 तरह की है, आपको मैंने बताया था पहले इस बात के बारे में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए इस चीज का हमारे सामने अभी एक बार यूज होना है। हमारे पास 2 क्वांटिटी हैं, एक का नाम है स्पीड और दूसरी का नाम है वेलोसिटी। दोनों की जो एसआई यूनिट है वो बिल्कुल सेम है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात की जाए तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों का यूज है वो अलग अलग है। और यूज इनका अलग अलग किस तरह से है, जो स्पीड हमारी होगी इसके अंदर हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, जो वेलोसिटी हमारी होगी इसमें हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान के चले हम किसी को कह दें कि भाई एक आदमी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लग रहा है, और दूसरा उसमें कहा जाए कि एक आदमी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लग रहा है, तो ये इन दोनों में फर्क है। एक के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया था और एक के अंदर आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी दी हुई है। तो अगर किसी की डायरेक्शन भी साथ में दे रखी हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो वो आपकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और स्पीड और वेलोसिटी में जो चीज वेक्टर होती है आपकी, वो होगी कौन सी, वेलोसिटी। ठीक है, ओके। एक बार इसमें ये और बता देता हूं आपको कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान के चलें आपको कोई क्वांटिटी वेलोसिटी के बारे में मान के चलें, हम वेलोसिटी को एक्चुअल में v से लिखते हैं, लेकिन v के ऊपर एक एरो लगाई जाती है। ये जो एरो यहाँ पर ऊपर लगा रखी है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है कि भाई v तो इसका मैग्नीट्यूड है, और एरो जो इसके ऊपर लगा रखी है ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की जो होगी वो या तो 0 रहेगी या फिर पॉजिटिव रहेगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो हमारी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों तरीके से हो सकती है, तीनों तरीके से हो सकती है, लेकिन स्पीड केवल 2 तरीके से होगी। ठीक है, आगे इसमें पढ़ते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को आप सिंपली डिस्टेंस बोल सकते हैं, और ये है आप, और दूसरे नंबर के ऊपर जो चीजें हैं वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो पाथ लेंथ के बारे में क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी, द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन ए गिवन टाइम इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। मतलब वास्तव में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पाथ ट्रेवल कर सकता है किसी गिवन टाइम में, वो आपकी पाथ लेंथ रहेगी। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, एक बार वो समझने की कोशिश करें। मान के चलें आप पॉइंट ए से चलते हैं, पॉइंट ए से गए पॉइंट बी पे, यहां पर एक पॉइंट मान के चले पॉइंट सी है, यहां पर एक पॉइंट मान के चले पॉइंट डी है। ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है आप इसको 1 किलोमीटर मान सकते हैं। क्लियर?
बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है आप इसको 2 किलोमीटर मान सकते हैं। सी से लेके डी तक की डिस्टेंस है, एक बार फिर से इसको 1 किलोमीटर मान लेते हैं। और यहां पर डी से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है इसको 2 किलोमीटर मान लेते हैं। मतलब आप ए से गए बी पे, बी से जाते हैं सी पर, और सी से जाते हैं डी पर, और डी से आते हैं ए पर। वापिस आप पॉइंट ए के ऊपर आ गए। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि इसमें डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, आपका फाइनल पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कितना सेपरेशन है, वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो पाथ लेंथ आपकी होगी, जो रास्ता आपने कवर किया है उसके बारे में। जैसे अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें, अगर मैं यहां पर आपको डिस्टेंस के बारे में बता के चलूं तो आपकी डिस्टेंस है 1 + 2 + 1 + 2 = 6 किलोमीटर। This is the distance, this is the path length that you have covered in a given time. But if we talk about the displacement, then your displacement is 0. Why? अरे जिस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। आपके इनिशियल पॉइंट के बीच में और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं वो कितनी है? आपके दोनों पॉइंट, आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सेपरेशन कितना है? वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वजह क्योंकि हमने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था और पॉइंट ए के ऊपर आके खड़े हो गए। तो अगर ऐसा होता है तो आपके दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं है, और अगर सेपरेशन नहीं होगा तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। ओके, चलिए एक कंसेप्ट और देखते हैं। मान के चले आप पॉइंट ए से चले, आप गए पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से आप चले गए पॉइंट सी पे, पॉइंट सी से एक पॉइंट है यहाँ पर डी, आप पॉइंट डी के ऊपर चले गए, और डी से यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसका नाम है पॉइंट ई, आप यहाँ पर आ गए। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें कि भाई ए और बी के बीच सेपरेशन कितना है, मान के चले 2 किलोमीटर का है। बी से लेकर सी तक के बीच सेपरेशन कितना है, मान के चले 4 किलोमीटर का है। ये 6 किलोमीटर मान लिया और ये 8 किलोमीटर मान लिया। क्लियर? अगर हम पाथ लेंथ के बारे में बात करें, डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो ये तो बिल्कुल सिंपली आप एल्जेब्रिकल तरीके से जोड़ सकते हैं। 4 2 6 12 और 8, मतलब आपका जो पॉइंट ए है, आपने पॉइंट ए से पॉइंट ई तक जाने में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। लेकिन अगर पॉइंट ए और पॉइंट ई के बीच की डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जाएगी तो आपको डायरेक्टली पॉइंट ई को पॉइंट ए से जोड़ देना है। ये जो डिस्टेंस, ये जो सेपरेशन है ए और बी के बीच में, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सिंपली मैं एक बार रिपीट भी कर चुका हूं इस वर्ड को। अगर आप सिंपली बात करके चलें तो सिंपली आप ये कह सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज नेम्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। कोई भी 2 पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट के बीच में जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज के अंदर आसान सी जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको मैंने बताई है। आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस दिए हुए होते हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है, इसके पॉइंट बना रखे हैं। पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, इट इज द एक्चुअल पाथ। जैसे दोनों के बारे में अगर बात करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो इस साइड में आप लिखें डिस्टेंस और इस साइड में आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां पर होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई बॉडी इन गिवन टाइम, और यहां पर क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आपके इनिशियल पॉइंट में और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, वो कहलाएगा। और एक्चुअल पाथ जो आपका है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। सेकंड नंबर पे लिखेंगे भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, थर्ड पे हम लिखते हैं डिस्टेंस या तो आपकी 0 रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, लेकिन आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है मोस्ट ऑफ, मान के चलें आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। ओके,
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें पॉइंट तो और भी काफ़ी दे रखे हैं, लेकिन वो बताने के बाद में सब मतलब सारा का सारा जो मैटर है वो तो इसके अंदर आपका कवर हो जाता है। लगभग इसमें जो आपको वीडियो में बताया गया है, लगभग इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी कवर हो जाती है। अगर इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाएगी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस के बारे में बात की जाएगी, तो उससे आपकी वीडियो की लेंथ ही बढ़नी है, फ़ायदा उसका ज़्यादा हमें मिलना नहीं है। तो जितना आपको अभी करवाया गया है इस वीडियो के अंदर, इतने पर आप ध्यान देंगे। कल या जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।